हेलो एंड वेलकम बच्चों आपके अपने चैनल एएमपीसी पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे कि फिजिक्स क्यों पढ़नी है। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह मैं आज की क्लास अपने एक सवाल के साथ स्टार्ट करूंगा और सवाल में इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। मान लो आपके पास 100 रुपए है, ठीक। अच्छा, मुझे लगता है ज्यादा बच्चे अभी खुश नहीं हुए क्योंकि 100 रुपए से आजकल होता ही क्या है, 100 रुपए में तो पिज्जा भी नहीं आता है ना बच्चों। तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो सवाल में एक छोटा सा बदलाव। मान लो आपके पास 1000 रुपए है, ठीक। 1000 रुपए का पुराने वाला नोट, नहीं बुरा मत मानो, ठीक। 500 के 2 नोट है। तो मान लो आपके पास 1000 रुपए है। अब अगर आपके पास 1000 रुपए है, आपने अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी दी, ठीक। 2 ही दोस्त थे, ज्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि खर्चा ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो आपने अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी दी, 2 दोस्तों को, जिसमें आपके $5 खर्च हो गए। तो अब आप लोग ये बताओ कि अगर 1000 रुपए में से $5 खर्च हो गए तो आपके पास कितने यूरोज बचेंगे। तो अजीब है क्वेश्चन थोड़ा, यही हमारी थोड़ी फिजिक्स भी है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारी फिजिक्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक। आप लोग इसका आंसर कैलकुलेट करो, तब तक मैं हेडिंग लिखता हूं। तो हमारी हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये हमारी आज की हेडिंग है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप रुपए में रुपए ही जोड़ोगे, रुपए ही घटाओगे और आंसर में रुपए ही मिलेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। एक बार अगर पैसे के हिसाब से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन बच्चों यहां पर आप करोगे क्या, आप सारे जो भी मैंने बोला कि रुपए से डॉलर खर्च हो गए, कितने यूरो बचे, तो आप या तो सबको रुपए में कन्वर्ट करो, या तो आप सबको डॉलर में कन्वर्ट करो, या यूरोज में कन्वर्ट करो, है ना। तो आप सबको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रखोगे और उसमें कन्वर्ट करोगे। यानी सारे डिस्टेंसेस मीटर में ही अगर मैं घटाऊं तो अच्छा है ना। तो एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट वगैरह सब कुछ सेम रहे तो मैं जोड़ घटा सकता हूं, वरना नहीं घटा सकता, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब हमारा ये हुआ, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी states that ये समझने के लिए बच्चों कि only likewise physical quantity ब्रैकेट में having same dimensions can be added or subtracted or compared. So it states that only likewise physical quantity can be added. Same quantity can be added, subtracted और कंपेयर्ड। कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप जोड़ोगे घटाओगे तो वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? इट इज अ प्रिंसिपल, मैं यहां लिखता हूं, प्रिंसिपल दैट a physical equation must be dimensionally homogeneous. So principle of homogeneity is a principle that a physical equation must be dimensionally homogeneous, यानी सबकी डायमेंशन बराबर होगी। अच्छा देखो कैसे बराबर होगी या कैसे कंपेयर होगा। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता कि ये मेरा पेन है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ये मेरा एक हैवी सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 900 ग्राम है। तो मेरा सवाल है बच्चों, बताओ अगर 12 सेंटीमीटर में
900 ग्राम जोड़ दें तो क्या मिलेगा, है ना। तो अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रुपए और डॉलर वाला क्वेश्चन बोला था बच्चों, सबको पता है आप लोग कन्वर्ट करके उसको जैसे तैसे आंसर ला सकते हो, ठीक। ये बात और है कि डॉलर का रेट हर या यूरो का रेट हर दिन बदल रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर डे के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आज की जो डेट है, आप आज की डेट के हिसाब से जो डॉलर का प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन कोई भी बच्चा इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, दिस इज इनकरेक्ट। एंड व्हाई दिस इज सो? बिकॉज लेंथ में मास ऐड नहीं होता। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसमें सारी फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। लेंथ में लेंथ जोड़ोगे, मास में मास जोड़ोगे, या लेंथ इक्वल टू लेंथ होगा, मास में से मास घटाएंगे। यहां पर मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े शॉर्टकट में बता के खत्म करता हूं। मैंने बोला अगर 12 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा। जितने बच्चों का आंसर 0 है वो गलत है, बिकॉज डायमेंशनली मैं बात कर रहा हूं। 12 सेंटीमीटर लेंथ में अगर आप लेंथ घटाओगे तो आपको लेंथ ही मिलेगी, यानी सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। तो 12 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर घटेगा तो 0 सेंटीमीटर बचेगा। एक बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं बच्चों, लेंथ में लेंथ घटेगा और अगर आप आंसर देते हो कि सर कुछ नहीं बचेगा, तो अब आज के बाद ये गलती मत करना। लेंथ में लेंथ घटाओगे तो 0 तो उसका मैग्नीट्यूड है, 0 ही सही, फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी खत्म हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहेगी। तो इसको घटाने के बाद फिजिकल क्वांटिटी नहीं घटती, मैग्नीट्यूड घटता है। 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा, मैग्नीट्यूड कम हुआ। जोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बढ़ी। यही था फंडामेंटल। मास को तोड़ के आप उसको छोटा मास बना दोगे, बोलोगे सर नई फिजिकल क्वांटिटी है, क्या वाहियात सी बात कर रहे हो यार, है। मास को घटा करके मास आधा थोड़ी हो जाएगा, मास मास रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तो ये हमारा कंसेप्ट था। आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, तो होपफुली ये आप लोगों को समझ में आया। एक क्वेश्चन आज का सवाल बच्चों, राइट 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप लिखो, इसको नोट करने के बाद लिखो आप लोग, राइट 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की जहां पर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, वो पुरानी क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वहां से अब आप देख करके आंसर लिखो, ठीक। ओके, अब आते हैं हम लोग डायमेंशंस में जो भी टॉपिक पढ़ रहे थे। डायमेंशन में हम लोग इसके यूजेस क्या थे, तो इसके यूज में मैंने कहा था इसके टाइप्स क्या थे। तो सबसे पहला यूज कि हम लोग इससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक। और इसमें आपको खुद मजा आएगा, अब देखना बहुत मजा आएगा, ठीक। तो फिलहाल इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की हेडिंग है, हेडिंग नंबर 2, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो बच्चों अगर मैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले की बात करूं, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले का मतलब ये होता है, और मैंने इसको नंबर 2 क्यों डाला, ये एक और चीज, क्योंकि नंबर 1 पे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, फिर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। तो अब हम इसमें क्या डिराइव कर रहे हैं, तो एक बार जरा उसे समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में आप ज्यादा बेटर समझोगे। क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a particle depends upon its mass, velocity and radius of circular track. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, फुल स्टॉप। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं शॉर्टकट में बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स को अपनी बार एफ लिख देता हूं, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन।
बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्या है इसके केस में? अब अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें कि डायमेंशन का मेथड लगा के फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फोर्स तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास, वेलोसिटी और रेडियस। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में क्वेश्चन कह रहा है फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास। तो बच्चों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ये सिंबल होता। डिपेंड्स के लिए पावर सम वेरिएबल ए एक्स वाई जेड भी हो सकता था, आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, मैंने ए लिख दिया। जैसे लोग कहते हैं कि लेट एक्स, तो मैंने बोला लेट ए एम पी नहीं सर ए। हाँ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए। फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास के बाद क्या लिखा है बच्चों? वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर बी। फोर्स प्रोपोर्शनल टू, ये दो खत्म हो गए। तीसरा क्या है? तीसरा है बच्चों, बोलो भाई, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, रेडियस की पावर सी। तो इन तीनों को कंबाइन करो तो बन गया फॉर्मूला, है ना सर? तो इसको ओके, तो इन दोनों अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा? ऑन कंबाइनिंग we get force proportional to mass, velocity, radius। फोर्स तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या लिखोगे बच्चों आप लोग? फोर्स इक्वल्स टू के, मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, रेडियस की पावर सी। तो फोर्स इक्वल्स टू के टाइम्स दिस। के क्या है मेंशन करो? वेयर के इज डायमेंशनलेस, बोलना जरूरी है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बच्चों जो कांस्टेंट होता है या डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, मैंने अपनी पुरानी क्लास में डिस्कस करा है, तो सब बच्चे जरा इसका ध्यान रखें। हाँ, तो फोर्स ये हो गया, और बच्चों यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। बस के को के रहने देंगे। अब ए बी सी अगर मैं निकाल दूं तो ये मेरा आंसर है। तो इसके बाद कैसे करेंगे? आओ देखो, मैं यहां लिखता हूं। इसके बाद मैं कह रहा हूं राइटिंग इक्वेशन वन डायमेंशनली। इसके बाद में क्या लिख रहा हूं बच्चों? राइटिंग इक्वेशन वन डायमेंशनली। तो बच्चों यहां क्या लिखा है? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन उम्मीद है आप सब लोग याद कर चुके होंगे, mlt माइनस 2। के की डायमेंशन बच्चों डायमेंशनलेस है, कुछ नहीं। मास की डायमेंशन, मास तो मास ही होगा, ए। वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है बच्चों lt माइनस 1 की पावर b, और उसके बाद है वेलोसिटी के बाद रेडियस। तो बच्चों रेडियस की डायमेंशन l की पावर c। तो बच्चों LHS आपका ऐसा ही रहा, mlt माइनस 2। RHS में मास एक बार है, देखो आप लोग यहां पे सब लोग देख पा रहे होंगे। लेंथ दो बार है, ये लेंथ b और c, तो लेंथ दोनों पावर ऐड हो जाएंगी b प्लस c। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने लिखा है लेंथ है b प्लस c। और टाइम कितना है बच्चों? -1 इंटू बी माइनस बी। कोई डाउट यहां तक? सिंपल था ना? बहुत सिंपल था। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है दोबारा देखते हैं। ये कहता है फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली होमोजेनियस। यानी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन वन में LHS और RHS की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ये मतलब है। सेम मतलब यहां पर डायमेंशन क्या है? mlt माइनस 2। तो बच्चों यहां का आंसर भी वही होना चाहिए। यानी यहां पर मास की डायमेंशन क्या है? डायमेंशन की डायमेंशन बताएगी ना, इट इज द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग दैट। तो
m की पावर है 1 और यहां पर पावर है a, तो ऑन कंपेयरिंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a बराबर 1। लेंथ को अगर मैं कंपेयर करूं तो बच्चों लेंथ है b प्लस सी और यहां कितनी है 1, तो बच्चों b प्लस सी बराबर 1। टाइम कितना है यहां देखो -2, यहां कितना है -b, तो -b इक्वल्स टू -2, तो बच्चों b इक्वल्स टू 2 आ गया। आसान। तो अब अगर b इक्वल्स टू 2 आ गया तो c कितना होगा 1 माइनस b, सॉल्व करके c आ गया मेरा -5। तो मुझे a b और c निकालने थे, इक्वेशन 1 में पुट करके आंसर आ गया, कहानी खत्म। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो फोर्स क्या बना देखो, फोर्स एलएचएस में है, फोर्स इक्वल्स टू के, मास की पावर a, तो मास की पावर 1, वेलोसिटी की पावर b की जगह क्या है 2, रेडियस की पावर c कितना है, तो c है मेरा रेडियस की पावर -1। तो बच्चों फॉर्मूला आ गया F इक्वल्स टू के mv स्क्वायर अपॉन r, ये है फॉर्मूला। अब जितने बच्चे यहां तक फॉर्मूला लिखेंगे वेरी गुड, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा सेगमेंट बच जाता है, तो जरा मैं वो थोड़ा सा सेगमेंट और डिस्कस करता हूं। इसके बाद मैंने ये कहा यहां पर के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो डायमेंशन की एक लिमिटेशन होती है कि मैं इस के को कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो आपका के आ रहा है, ये के एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लो। एक्सपेरिमेंट करो क्या, किसी चीज को घुमाने का। तो आप मान करके चलो कि मैंने इसको एक रस्सी से बांधा और फिर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो इसका मास 1 किलोग्राम कर दिया, इसको घुमाने का रेडियस 1 कर दिया, v भी 1 कर दिया, तो फोर्स इक्वल्स टू के आ जाएगा। तो वो देखा कि वो के हमारा 1 आ रहा है, मतलब ऑन कैलकुलेटिंग एक्सपेरिमेंटली k इक्वल्स टू 1। अब ये हमें कैसे याद रहेगा, तभी मैंने कहा बच्चों अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो हटाओ कहानी। ऑन कैलकुलेटिंग एक्सपेरिमेंटली k इक्वल्स टू 1, तो बच्चों k इक्वल्स टू 1 करेंगे तो ये आ गया मेरा फाइनल फॉर्मूला F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, कोई ऐसी फोर्स जो घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो है, ठीक। तो ज्यादा डिटेल में जब ये आएगी हम तब डिस्कस करेंगे, बट डायमेंशन के मेथड से एक फॉर्मूला तो हमने निकाल ही लिया है। आप बच्चों इसको नोट कर सकते हो, मैं तब तक अगला सवाल लेता हूं, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं और आप तब तक अगला सवाल मतलब इसको नोट कर। ओके बच्चों, तो हमारा अगला सवाल है और ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी का है। मैंने क्वेश्चन मिटाया है, यहां पर चीजें थोड़ी सी बदलूंगा, आप बच्चे खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, wavelength of matter wave depends upon Planck's constant, mass and velocity। देखो मास वेलोसिटी तो बार बार ले लेकर के बीच में घुस ही जाते हैं, हाँ। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, मास एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन है कैलकुलेट एक्सप्रेशन ऑफ, क्या है, वेवलेंथ। एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ का सिंबल ऐसे लैम्डा होता है बच्चों। कैलकुलेट एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा बाय द
मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक है बच्चों, तो मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा रेड कलर से करूंगा और पुराने की तरह ही है, तो उसी के हिसाब से हम लोग देखते हुए चलें। हाँ, तो बच्चों मेथड ऑफ डायमेंशन से लैम्डा निकालना है, तो पहले तो मैं फोर्स हटा देता हूं, और अगर मैं ये कहूं कि ये क्या क्या या किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आता है, अच्छा फोर्स नहीं, सबसे पहले इसमें आता है वेवलेंथ। तो मैटर वेव की वेवलेंथ है, इट डिपेंड्स अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल h होता है, ये आप लोगों ने मेरी पुरानी क्लास में पढ़ा होगा। नाउ लैम्डा डिपेंड्स अपॉन मास की पावर b, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी की पावर c। यहां से इन्हें हटा लो लैम्डा, तो बच्चों h की पावर a, मास की पावर b, वेलोसिटी की पावर c और रेडियस नहीं है। फिर से यहां पर आ गया k, h की पावर a, मास की पावर b, वेलोसिटी की पावर c, तो ये लैम्डा का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद सेम वही इक्वेशन 1 मेरा फाइनल आंसर है, लेकिन इक्वेशन 1 को डायमेंशनली लिखेंगे। तो बच्चों का डायमेंशनली लिखेंगे, वेव लेंथ यानी मास और टाइम नहीं होगा। दूसरी तरफ प्लैंक्स कांस्टेंट आ रहा है, तो जरा मैं यहां पर चीजों में बदलाव कर दूं थोड़ा सा। क्या आ रहा है बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की किसी को डायमेंशन याद है तो बताओ। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन थी mL2T - 1 की पावर a। अगला मास की पावर b और वेलोसिटी LT - 1 की पावर c। तो बच्चों LHS तो बहुत आसान है, m0 L1 T0, और यहां से मास देखो a आ गया और फिर b आ गया, यानी a प्लस b। लेंथ आ गया 2a और c, तो लेंथ कितना आएगा बच्चों? 2a प्लस c। टाइम कितना आएगा देखो, -a और -c, तो टाइम आएगा -a - c स्क्वायर ब्रैकेट, है ना? समझे? अच्छा, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बिल्कुल उसी कैटेगरी का था, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पर हम वैल्यू लिखेंगे। अब मैं कर क्या रहा हूं कि मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद कंपेयर नहीं कर रहा, और बिना कंपेयर करे मैंने बोला कि आपका a आएगा 1, b आएगा -1, c आएगा -1। आप सब लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए या कुछ भी है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या आप लोग नीचे कमेंट में टाइप कर सकते हो, मैं डिटेल में समझा दूंगा। बट क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं सीखने के लिए। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब तक आप अपना पेन खुद से नहीं चलाओगे, ये सारी चीजें भी अगर मैंने करके दे दी तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो आपको अपना पेन थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, और ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब आपने यहां वैल्यू पुट करनी है, तो बच्चों यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी h m -1 v -1। तो बच्चों ये आंसर आया आपका h अपॉन mv। फिर आपने बोला k बराबर 1 है, तो फॉर्मूला क्या बना? h अपॉन mv। तो ये तो हो गया सवाल। अब यहां पर कितने बच्चों को डाउट आता है? यहां पे बच्चों को डाउट आता है, सर क्या हर बार k 1 होगा? तो बच्चों मेरा आंसर है नहीं, ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर वेव की वेवलेंथ निकाली थी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा इसको, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू हमारी इतनी आई। तो बच्चों ये एक सवाल हुआ। इसी तर्ज पे एक और सवाल है, तो वो सवाल मैं आपका होमवर्क में रख रहा हूं, ठीक, और वो मैं इसके नीचे छोटा सा लिख देता हूं, फिर आप लोग इसको नोट कर लेना। सवाल या नहीं, मैं यहां पर प्रॉपरली लिखता हूं। सवाल है बच्चों, सवाल पर ध्यान दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, ये तो खैर डी ब्रॉगली का था, तो इसको थोड़ा सा अगर हटाया जाए तो मैं कहूं कि इफ फोर्स, मिटा दें इसको। Force, viscous force, viscous force
डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शॉर्टकट में मैंने लिखा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी। देन कैलकुलेट एक्सप्रेशन ऑफ विस्कस फोर्स को बच्चों एफ लिख लो बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो क्या करोगे बच्चों, फोर्स डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर ए। अच्छा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल क्या होता है, ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो बच्चों फोर्स डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी का सिंबल होता है ऐसे ईटा। रेडियस का सिंबल सबको पता है, रेडियस। अगला क्या है, वेलोसिटी। तो बच्चों ये हुआ। अगली लाइन है ऑन कंबाइनिंग वी गेट इक्वेशन 1 बनाओ। लिखो कि कांस्टेंट है, ये लिखो, इक्वेशन कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। अगली क्लास में मैं आपको इसका आंसर डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग इस कैटेगरी की क्वेश्चन करना तो सीख गए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नई कैटेगरी देखते हैं, एक इसका नया डायमेंशन का यूज देखते हैं, ठीक है। तो आओ इसको मैं फिलहाल तब तक बोर्ड को क्लियर कर दूं। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट अपने हेडिंग पर आते हैं और डायमेंशन का तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे एरिया के डायमेंशन सब बच्चे बता सकते हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स के डायमेंशन सब बच्चे बता सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, उसके डायमेंशन नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के डायमेंशन है m-1 L3 T-2। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो, सब सीख जाओगे, ठीक। हाँ, तो फिलहाल सबकी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हमें पता थी, लेकिन अगर वो फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड दे रखी है तब क्या करेंगे, समझे? मतलब नहीं समझे? सवाल देखो, सवाल है फाइंड डायमेंशन of x and y. If an equation is x minus y is length, x में से y को घटा करके लेंथ मिला। हम जितने बच्चों को वो चीज याद है वो फटाक से आंसर दे सकते हैं, और वो बच्चे अब समझ भी गए होंगे, इसलिए मैंने वो मिटाया नहीं था। x में से y को घटा रहे हैं, लेंथ मिल रही है, मतलब लाइकवाइज घटाई जाती है। लेंथ में लेंथ को घटाओगे तभी लेंथ मिलेगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों मेरा? सॉल्यूशन देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आप लोग खुद लिख सकते हो, ओनली से यहां तक की कहानी, ये थोड़ा सा मिट गया है, ये यहां आएगा, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। So only likewise physical quantity can be added or subtracted. तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, according to principle of homogeneity, only likewise physical quantity can be added or subtracted or compared. तो इसका मतलब लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही मिलेगा, तो इसका मतलब x must be x and y must be होंगे लेंथ। तो x की डायमेंशन क्या हो गई बच्चों? मास नहीं है, लेंथ टाइम। y की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? मास नहीं है, लेंथ और टाइम नहीं है। तो x और y आ गए, आसान थे ना, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा था। तो अब मेरे ख्याल से बच्चे वहां से समझ रहे होंगे, और लेंथ में से लेंथ घटाने पे आंसर 0 नहीं आता। तो ये कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग इसे नोट कर सकते हो। अगला सवाल मैं बिल्कुल इसी कैटेगरी का रखता हूं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ x एंड y। इक्वेशन बदल दी जाए, अब की बार इक्वेशन बदलेंगे। तो इक्वेशन में क्या बदलाव करा जाए? इक्वेशन है बच्चों
वेलोसिटी बराबर x इंटू टाइम प्लस y अपॉन टाइम। ठीक, x इंटू टाइम प्लस y अपॉन टाइम, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। तो x इंटू टाइम वेलोसिटी होना चाहिए, हाँ, और y अपॉन टाइम भी वेलोसिटी होना चाहिए। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली लाइकवाइज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो x इंटू टाइम क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी, x इंटू टाइम वेलोसिटी। तो बच्चों यहां से x कितना आ गया, देखो x कितना आ गया, आप लोग कर सकते हो सॉल्व। x आ गया, दिमाग लगाओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम की डायमेंशन क्या होगी, m0 lt माइनस 2, एक्सेलरेशन की डायमेंशन के बराबर होगा नहीं ये, तो ये आ गया। और y अपॉन टाइम भी वेलोसिटी होना चाहिए, तो y अपॉन टाइम आपने क्या लिखा बच्चों, वेलोसिटी। तो बच्चों y आ गया वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन m0 l t0, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया ना। तो ये सवाल समझ में आया, आसान था। ओके बच्चों, इसी कैटेगरी में एक और तो आप लोग इसको नोट कर दो, ये हमारा सवाल है। अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है तो बच्चों अगला सवाल है इन वेंडर वॉल्स इक्वेशन P प्लस a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल्स टू nRT। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना आप लोग, केमिस्ट्री में लिखा P इक्वल्स टू nRT। तो वैन डेर वाल ने बोला कि उसमें वो तो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो रियल लाने के लिए थोड़ा सा बदलाव करेगा। उन्होंने बोला P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और A और B दो नए फिजिकल क्वांटिटी के कांस्टेंट है। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो बच्चों याद करो, गैस कांस्टेंट की डायमेंशन मैंने नहीं डिस्कस करी थी अभी तक। टेम्परेचर की तो खैर K हो जाएगी, वो तो आसान है, लेकिन मैं उसका बिना यूज करे यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन वैन डेर वाल इक्वेशन फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B, तो मैं ये कर सकता हूं। ठीक, तो आओ देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन में वही विजिबिलिटी लाइन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली लाइकवाइज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड। तो यहां से P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, इस वाले V का मतलब भी वॉल्यूम ही होगा, तो ये बदल के विनोद तो बन नहीं जाएगा। ओके, R हमारा गैस कांस्टेंट और T हमारा टेम्परेचर। तो यहां से सॉल्यूशन में अगर मैं कहूं लाइकवाइज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, तो क्या जोड़ा जा रहा है बच्चों, ऑन कंपैरिजन यू विल गेट प्रेशर में जोड़ा जा रहा है A अपॉन V स्क्वायर, यानी A अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर उसके बराबर होगा, तभी तो डायमेंशनली वो प्रिंसिपल वो डायमेंशनली होमोजीनियस होंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो A कितना आ गया बच्चों, A आ गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो बताओ बच्चों प्रेशर की डायमेंशन ml माइनस 1 t माइनस 2 और वॉल्यूम की डायमेंशन L3 3 2 6। तो बच्चों A की डायमेंशन आती है मेरी, यहां से A की डायमेंशन आती है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद M1 L5 T माइनस 2, ये A की डायमेंशन आ गई। कैसे, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो यहां पर मैंने कंपेयर सॉरी बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मैंने इसको फाइंड आउट करा। अब देखो वॉल्यूम में B को घटाया जा रहा है, तो वॉल्यूम में वॉल्यूम ही तो घटाओगे, तो B की डायमेंशन M0 L3 T0। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबके एग्जाम में जरूर आएगा।
ए और बी की डायमेंशन ये है। लिख लेना मेरी बात, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबके एग्जाम में ये सवाल जरूर आएगा। तो ये है हमारी वैन डर वाल इक्वेशन जिसमें ए और बी की डायमेंशन निकाली। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसी बेसिस पर मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। यह है कि ए बी सी डी की डायमेंशन निकालनी है, वही हमारा एज यूजुअल जैसा सवाल चल रहा है। तो अब जरा ए बी सी डी की डायमेंशन देखते हैं बच्चों। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी है डिस्टेंस स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स ना लिखो यार, इसको ए लिख लो। डिस्टेंस स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी इंटू टाइम। तो इस वाले सवाल में आपको ए और बी निकालना है। अगला सवाल बच्चों, इक्वेशन है वेलोसिटी बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन, इसको थोड़ा सा बदलते हैं, यहां जगह भी कम पड़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन 2 है ए बी सी और डी निकालना। क्वेश्चन है डिस्टेंस बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी माइनस टी। ये सवाल है बच्चों, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी माइनस टी। तो ये ए बी और सी डी की डायमेंशन निकालनी है। टी जो है मेरा वो गिवन है बच्चों, टी है टाइम। तो आज के लिए ये दो सवाल। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मेरे मेथड को आप लोगों ने जरूर समझा होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।